हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का अपने यूट्यूब परिवार अरुण एकेडमी में। आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे मैथ के मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न। दोस्तों, जितने भी ये प्रश्न हम लेकर आए हैं दोस्तों, सब के सब ये प्रीवियस ईयर एग्जामों में ट्रेंड किया हुआ प्रश्न है। जितने भी प्रश्न पढ़ेंगे बहुत ही इम्पॉर्टेंट है दोस्तों। देखिए, बहुत ही शानदार शानदार तरीके से ये प्रश्न लेकर आए हैं। ये सब के सब प्रश्न प्रीवियस ईयर एग्जामों में पूछा हुआ प्रश्न है। अपने मन से एक भी प्रश्न हम लेकर नहीं आए हैं। चलते हैं दोस्तों, देरी नहीं करेंगे, स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है। यहाँ पे आपको छांटना है कौन सा सही नहीं है। तो 3 घंटे 14 मिनट बराबर कितना होता है, 194 मिनट। यानी कि 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं, तो 1 घंटे में 60 मिनट। तो 3 घंटे में 3 से गुणा कर देंगे, 6 18, यानी कि 180 मिनट। 3 घंटे में 180 मिनट और 14 मिनट जोड़ देंगे, यानी कि 80 14 94, यानी कि 194 मिनट। यानी कि गलत पूछा है, ये तो सही हो गया। तो हमें निगेटिव का निगेटिव छांटना है, यानी कि गलत का गलत छांटना है। तो 2 किलोग्राम और 30 ग्राम बराबर कितना होता है, 2030 ग्राम। बिल्कुल ये भी सत्य है, क्योंकि 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होता है। तो 2 किलोग्राम में 2000 ग्राम और 30 ग्राम जोड़ देंगे तो 2030 ग्राम, यानी कि ऑप्शन नंबर बी भी सत्य हो जाएगा। यानी कि ए और बी भी दोनों के दोनों सत्य हो गए। लेकिन क्वेश्चन में क्या पूछा है, क्वेश्चन में पूछा है निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है। तो गलत का गलत ढूंढना है, तो देख लेते हैं ऑप्शन नंबर सी, क्या ये सही है या गलत है। 3 लीटर और 80 मिलीलीटर बराबर कितना दिया है, यहाँ पर 380 मिलीलीटर दिया है। तो यानी कि 1 लीटर में कितना होता है, तो 1 लीटर में दोस्तों 1000 मिलीलीटर होता है। तो यानी कि ये तो पहले ही गलत हो गया, तो गलत का गलत छांटना है हमें। तो ऑप्शन नंबर 3 हम लोग लॉक कर देंगे, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 गलत हो गया। क्योंकि दोस्तों 3 लीटर 80 मिलीमीटर बराबर होगा 3080 मिलीलीटर होगा, जो कि यहाँ पे दिया है 380 मिलीलीटर। तो ऑप्शन नंबर सी हम लोग लॉक कर देंगे, क्योंकि गलत का गलत पूछा है। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए 110111 को मतलब इतना संख्या है, इसको 11 से भाग देने पर प्राप्त भागफल व शेषफल का योगफल है। यानी कि जितने 11 से इतनी संख्या में हम भाग देंगे, तो जितना इसका भागफल आएगा और जितना इसका शेषफल आएगा दोनों को जोड़ देंगे, वही मेरा आंसर निकल कर आएगा। तो चलते हैं दोस्तों, इसको बहुत ही शानदार एकदम सरल तरीके से देखते हैं। जैसे मान लीजिए 11 हो गया, कितना संख्या दिया है 110111, इसको भाग देना है 11 से। जितना भागफल आएगा और जितना शेषफल आएगा, तो इन दोनों को जोड़ देंगे, वही मेरा उत्तर निकल के आएगा। तो यहाँ पे 11 एकम 11 से भाग देंगे, ये कट जाएगा। 0 यहाँ पे उतार देंगे, जब 0 यहाँ पे उतार रहे हैं तो संख्या भाग नहीं जाएगा। देन उसके बाद हम लोग एक उतार रहे हैं, तो फिर यहाँ पे 0 बढ़ जाएगा। एक और संख्या उतारेंगे तो एक और 0 बढ़ेगा, तब जाके इसमें भाग जाएगा। तो फिर 11 एकम 11 यहाँ पे भाग चला गया और ये कट गया। तो कितना बचा, बचा शेषफल 1 बचा। देन उसके बाद हम लोग देखेंगे संख्या जा रहा है कि नहीं जा रहा है, तो वही हम लोग देखेंगे, 1 0 यहाँ पे उतार देंगे। तो 10010, यानी कि 10010 में 1 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 10011। तो देखते हैं 10011 किसमें है, तो ऑप्शन नंबर डी हम लोग लॉक कर देंगे। यही पूछा, जितना भागफल आएगा और जितना नीचे शेषफल, यानी कि जब हम भाग देंगे तो इस संख्या से ए में भाग दे रहे हैं, तो बी ये भागफल हो गया, सी क्या हो गया, शेषफल हो गया। तो बी प्लस सी को यही जोड़ देंगे, यही आंसर निकल कर आएगा। ये भागफल हो गया, ये शेषफल हो गया। आई होप दोस्तों आप लोग को ये प्रश्न समझ में आया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बहुत ही देखिए नॉर्मली तरीके से क्वेश्चन पूछता है, और इसको इसी नॉर्मली तरीके से हम लोग करेंगे। देखिए, और हाँ दोस्तों, इससे पहले अगर मैथ के कंटेंट जो संपूर्ण मैथ हम पढ़ाए हैं, अगर नहीं देखे हैं सवाल, तो जाकर देख लीजिए मैराथन क्लास में। और मैथ पैडागोजी भी हम पढ़ा दिए हैं, वो भी जाकर देख सकते हैं। हर एक सब्जेक्ट की मैराथन क्लास आ रही है, और हर एक सब्जेक्ट की प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आधारित प्रश्न आ रहे हैं, जो आप लोग के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। तो देख लेते हैं, 102 गुणे 1 201 में से क्या घटाया जाए, ताकि
19,999 प्राप्त हो जाए। तो पहले 102 और 201 को हम लोग क्या करेंगे, गुणा करेंगे। तो 102 गुणे 201 को जब हम लोग गुणा करेंगे तो निकल कर आएगा कितना, 20 50 यानी कि 2, यानी कि 20,502। जब 102 और 201 को आप लोग गुणा करेंगे तो 20,502 आएगा। तो जब वही 20,502 आ गया तो क्या करेंगे, 19,999 को घटा देंगे। 19,999 को घटाएंगे तो 12 में से यहाँ पे 2 है तो 2 में से 9 नहीं जाएगा तो हासिल लेंगे। तो 12 में से जब आप 9 घटाएंगे 3 जाएगा, यहाँ पे 0 उतरेगा क्योंकि यहाँ पे 9 बचेगा तो 0 हो जाएगा और इसके यहाँ पे 5 यानी कि 503। जब इसको गुणा करेंगे तो जितना ये 102 गुणे 201 जितना संख्या गुणा करने पर आएगा उस संख्या में से 19,999 घटा देंगे तो वही हमारा उत्तर प्राप्त निकल कर आएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 हम लोग लॉक कर देंगे 503। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, 2 और 2/3 समकोणों में डिग्रियों की संख्या है, यानी कि समकोण में डिग्रियों की संख्या पूछ रहा है 2 और 2। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन समझने की यहाँ पे आप लोग की दिक्कत होती है, अगर क्वेश्चन समझ में आ जाएगा तो पूरी की पूरी सॉल्व कर देंगे। बस थोड़ा सा आप कॉमन सेंस यूज करिएगा, क्वेश्चन जैसे ही समझ में आएगा आप तुरंत उत्तर पकड़ लेंगे। देखिए 2 और 2/3 यानी कि समकोण पूछ रहा है, तो 2 समकोण, पहला यहाँ पे 2 समकोण की बात कर रहा है। तो ये समकोण में कितने डिग्री का कोण बनता है, तो 90 डिग्री का कोण बनता है। तो यहाँ पे 2 दिया है तो 2 पहले 90 प्लस 90 लिख लेंगे तो कितना हो जाएगा 180। यानी कि पहला जो हम सीढ़ी देखे हैं तो पहला तो पार कर लिए 2, अब उसके बाद पहला तो आ गया 2 समकोण यानी कि 180 आ गया। तो अब दिया है कि 2/3 समकोण, यानी कि समकोण में कितने डिग्री होते हैं, 90 डिग्री का होता है। तो उसके बाद 2/3 पूछा है तो इसका 2/3 कर देंगे, काट देंगे, 3 तिली के 9 0 यानी कि 3 दूना के 6 यानी कितना हो गया 2/3। 2/3 का मतलब यही है कि 90 गुणे 2/3। तो यानी कि जब 3 से 90 काटेंगे 30 बार कटेगा और 30 दूना के 60 यानी कि 60 हो गया। तो अब ये बताइए, जब पहला निकाले है 2 समकोण यानी कि 90 90 180 और इसका निकल कर आया है 60, तो डिग्रियों की संख्या कितनी होगी, जब जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 240 डिग्री हो जाएगी। यही मेरा आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर पहला हम लोग लॉक कर देंगे 240 डिग्री। बस ऐसा ही करना है, जैसे जैसे क्वेश्चन करते जाएगा वैसे वैसे आप लोग को करना है, ज्यादा इसमें हार्ड नहीं पूछेगा। चलते हैं दोस्तों, शानदार तरीके से देखिए, ये देख लेते हैं, बहुत ही शानदार। इसमें कुछ है नहीं, बस आप लोग को समझने की फिर है लगती है और इसमें कुछ होता नहीं है। बस आप लोग चैनल के माध्यम से जुड़े रहिए, हर एक प्रश्न को, हर एक क्वेश्चन को प्रीवियस ईयर के थ्रू और मैराथन के क्लास के साथ तो हम लोग पढ़ाई दी है, प्रीवियस ईयर के थ्रू हर एक प्रश्नों के मोय मोय बना दिया जाएगा। बस आप लोग चैनल के माध्यम से जुड़े रहिए और उसके बाद तो प्रश्नों को हम लोग मोय मोय बना देंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, 1 लीटर जूस का डिब्बा घनाकार आकृति का है और उसका आधार वर्गाकार, जिसकी माप 8 गुणे 8 सेंटीमीटर है। डिब्बे में जूस की गहराई यानी कि सेंटीमीटर में किसके अधिक समीप होगा। तो यानी कि देखिए घनाकार जिसे घन घनाभ कहते हैं, तो मान लीजिए ये बना दिए, हम पहले आप लोग को चित्र बनाकर दिखा देते हैं। मान लीजिए ऐसे हो गया, ठीक, ये बन गया दोस्तों, क्या, ये घनाभ बन गया। अब देखिए ये क्या है, ये तो आधार हो गया पूरा, ये आधार हो गया ना, इसका नीचे की जो सरफेस या फेस होती है यही क्या होती है, यही आधार इसका हो गया। ये दोस्तों देखिए, ये ए हो गया, ये बी हो गया और यही क्या कहलाता है, घनाभ की गहराई ही घनाभ की ऊंचाई कहलाती है। जो ये है दोस्तों, यही गहराई यही ऊंचाई यानी एच से हम लोग डिनोट करेंगे, ए बी एच। तो पूछा है क्या कि वर्गाकार, आधार का वर्गाकार, तो ए हो जाएगा यानी कि 8 हो जाएगा और यही ऊंचाई एच भी इसके काम आएगा आधार में, क्योंकि उसका आधार बना है। तो 8 + 8 इसी को जोड़ देंगे, यही मेरा 16 के समीप इसका आंसर आएगा। बस कुछ करना नहीं है, इसी को जैसे पूछा है 8 + 8 कर दीजिए, क्योंकि डिब्बे में जूस की गहराई किसके अधिक समीप होगी, तो 16 के समीप होगी। यही हमारा, यही जोड़ दीजिए, 8 + 8 = 16। बस जैसे ही क्वेश्चन करा है वैसे ही उसी के आधार पे चल जाइए
और कुछ है नहीं। बस इस क्वेश्चनों को जितने जो कह रहा है वैसे आप लोग जितने हम प्रैक्टिस करा रहे हैं, अगर प्रीवियस ईयर एक आध 2-3 सॉल्व कर लेंगे आप लोग को आइडिया लग जाएगा कि हाँ ऐसे ही क्वेश्चन आता है। और हाँ, मैथ की मैराथन क्लास कंटेंट हम पढ़ा दिए हैं और मैथ की पेडागोजी पढ़ा दिए हैं, वो दोनों वीडियो जाकर देख लीजिएगा। और ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हम करा दिए हैं, ये कर लीजिएगा। एक और कराए हैं, जितने भी कराएंगे बस 2-4-5 वो से आप कर लेंगे, आप लोग को आइडिया लग जाएगा, आप पूरी की पूरी आप मैथ सॉल्व कर देंगे। और हर एक सब्जेक्ट की प्रीवियस ईयर आ रही है, नहीं देखे हैं तो चैनल में जाकर देख सकते हैं, बहुत ही प्लेलिस्ट में देख लीजिए जाकर, बहुत ही शानदार जानदार तरीके से क्लास चल रही है। एसएसटी की, सीडीपी की, हिंदी की और ये मैथ की पूरी प्रीवियस ईयर आधारित जितने भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, सब के सब प्रीवियस ईयर एग्जामों में पूछा हुआ प्रश्न है, सब वहां से लेकर आए हैं। ये नहीं कि हम अपने मन से इसको बनाए हैं, नहीं, जितने प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछा हुआ है सब उसको लेकर हम आए हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है। तो कौन सा कथन सही है, 3 विषम संख्याओं का गुणनफल एक सम संख्या है। आप लोग सोचेंगे कि इसको हम परिभाषा याद करें, कैसे याद करें, ये होता है 3 विषम संख्या गुणनफल एक सम संख्या। कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। देखिए 3 विषम संख्या पहले लीजिए, मान लीजिए 1 ले लिए, गुणे 3 ले लिए, गुणे 5 ले लिए, क्या विषम संख्या ही तो है। तो 3 विषम संख्याओं का गुणनफल एक सम होता है। तो देख लीजिए 5 से 15 के 15, क्या सम आया, नहीं विषम आया, यानी कि ये गलत हो गया। इनसे और कुछ दूसरी संख्या लेना चाहते हैं तो उसको भी देख लीजिए, 7 ले लिए, 9 ले लिए, 3 ले लिए, अब इसको गुणा करके देखिए यानी कि विषम संख्या आएगा। तो यानी कि वही कहा है कि 3 विषम संख्याओं का गुणनफल एक सम संख्या होता है, नहीं, 3 विषम संख्याओं का गुणनफल विषम संख्या ही होता है। जस्ट आप लोग उदाहरण के थ्रू देखे हैं, 3 गुणे 5 ये सब क्या है, सब विषम संख्या ही तो है। तो यानी कि पहला ऑप्शन गलत हो गया। बी ऑप्शन हम लोग देख ले रहे हैं क्या कह रहा है। देखिए एक सम संख्या और एक विषम संख्या का अंतर एक सम संख्या होता है। तो कोई एक सम संख्या लीजिए, मान लीजिए सम संख्या 6 ले लिए, और कोई विषम संख्या ले लिए, विषम संख्या 3 ले लिए, तो 6 में से 3 जाएगा, कितना बचेगा, 3 आएगा। तो क्या ये सम संख्या आया, नहीं आया, यानी कि ये भी गलत हो गया। तो इससे पहले अगर और कोई संख्या लेना चाहते हैं तो लेकर देख सकते हैं, जैसे कि मान लीजिए 4, मान लीजिए 10 ले लीजिए, दिया एक सम संख्या और विषम संख्या का अंतर, मान लीजिए 10 ले लिए, और कोई विषम संख्या मान लीजिए 7 ले लिए। तो अब इसको घटाएंगे, या 5 ले लीजिए या 1 ले लीजिए, जब भी घटाएंगे विषम संख्या आएगा। तो 10 में से 5 जाएगा, कितना, 5, क्या सम संख्या आया, नहीं आया, विषम संख्या आया, तो आया। तो देखिए तो यहाँ पे पूछा क्या है कि एक सम संख्या और विषम संख्या का अंतर सम संख्या हो सकता है, नहीं, यानी कि ये भी गलत हो गया। अब देखिए ऑप्शन नंबर सी क्या कह रहा है, 2 विषम संख्याओं और एक सम संख्या का योगफल एक सम संख्या होता है। चेक कर ले रहे हैं कि 2 विषम संख्या कोई ले रहे हैं, मान लीजिए कोई 1 ले लिया, फिर 3 ले लिए, इन संख्या को जोड़ रहे हैं, क्या 4 आया, सम संख्या आ गया, बिल्कुल सत्य। 2 विषम संख्याओं और एक सम संख्या का योगफल लेने पर कितना सम संख्या आ रहा है, देख लीजिए। 2 विषम संख्या लीजिए, 2 विषम संख्याओं यानी कि 3 ले लिए, एक 5 ले लिए, और एक सम संख्या ले लिए, 5 3 8 2 10, यानी कि सम संख्या आया, यानी कि ऑप्शन नंबर सी लॉक हो जाएगा, यानी कि ये सत्य है। कौन सा कथन सही पूछा है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ऐसा ही क्वेश्चन करना है, जैसे ही क्वेश्चन करेगा वैसे ही आप लोग देख लीजिएगा, नंबर रख रख कर, बस देखिए जितने भी टाइप है एक एक टाइप करके इसी टाइप में से आएगा, ये नहीं कि अलग टाइप से आएगा। बस इतना ही क्वेश्चन प्रीवियस ईयर कर लेंगे, ऐसा नहीं टाइप आएगा। जाकर आप संपूर्ण मैथ देख लीजिए, पढ़ा दिए हैं मैराथन क्लास के नाम से, ज़्यादा नहीं है, नियर अबाउट दोनों 1-1 घंटे की है, ज़्यादा नहीं है, और सब के सब कंटेंट खत्म किए, उसी में से आएगा, और ये प्रीवियस ईयर देख लीजिएगा बस, और सब खत्म हो जाएगा। देखिए 6251, 6521 और 5621 में 5 के स्थानीय मानों का योगफल है। देखिए जो मैराथन क्लास मैथ के पढ़ाए उसमें भी स्थानीय जाति मान सब बता दिए, लेकिन इस वीडियो में भी हम बता दे रहे हैं। देखिए स्थानीय मान उसे कहते हैं जिस संख्या का स्थानीय मान पूछे उस संख्या को रखकर जितने दाहिने अंक बचेगा उसको 0 उतार देंगे, वही मेरा स्थानीय मान होगा। फिर से बता रहा हूं,
जिस संख्या को कहेगा, जिस संख्या के स्थानीय मान पूछेगा, उस संख्या के जितने दाहिने तरफ संख्या बचेगा वो सब जीरो उतार देंगे, वही स्थानीय मान हो जाएगा। जैसे 6251 में स्थानीय मान, जैसे यहाँ पे 6251 में स्थानीय मान 5 का स्थानीय मान पूछा है तो 5 लिख देंगे यहाँ पर, ये कट गया। इसके 5 के दाहिने तरफ कितनी अंक बची है, 1 बची है, तो यही जीरो उतार देंगे, यही हमारा स्थानीय मान हो जाएगा। आई होप आप लोग को स्थानीय मान समझ में आ गया होगा। और जातीय मान भी बता दे रहे हैं, जिस संख्या का जातीय मान पूछेगा, जैसे कि मान लीजिए पूछ देगा कि 6521 में दो का जातीय मान होगा, तो जाति का मान वही स्वयं खुद होता है। 5 का जातीय मान पूछेगा तो वही स्वयं 5 खुद जातीय मान होता है। तो इस क्वेश्चन में क्या पूछा है, इस क्वेश्चन में 5 के स्थानीय मानों का योगफल, यानी कि ये तीनों संख्याओं में जितनी स्थानीय मान होगा इन संख्या का योगफल पूछा है। तो 6251 का स्थानीय मान 50 निकल कर आएगा, क्योंकि यहाँ पे 5 है, 5 के बगल 1 बच रहा है संख्या, तो जितनी बचेगा संख्या जीरो उतार देंगे। अब 6521 में, तो 6521 में 5 उतार देंगे, तो 5 के दाहिने तरफ कितनी संख्या बच रही है, 2 1, यानी कि 2 संख्या बच रही है, तो यहाँ पे 2 जीरो उतार देंगे, तो इसका स्थानीय मान 500 हो जाएगा। अब 5621 में 5 के स्थानीय मान में 5 संख्या उतार देंगे और 6 2 1, यानी कि 3 संख्या बचा, 3 जीरो उतार देंगे, तो यही 550 और 5000 इन दोनों को जोड़ देंगे। कितना, ये 5000 आया, एक 500 आया, एक 50 निकल कर आया, इन तीनों को जोड़ देंगे, 0 5 फिर 5 और 5, यानी कि 5550 आ गया जोड़ने पे। तो ऑप्शन नंबर सी हम लोग लॉक कर देंगे, 5550। आई होप दोस्तों आप लोग को स्थानीय मान समझ में आ गया होगा, जातीय मान भी समझ में आ गया होगा। बस यही टाइप आप लोग से पूछेगा, बहुत ही शानदार शानदार तरीके से ये हम लोग कर रहे हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, प्राथमिक स्तर पर 10 ग्राम, देखिए 10 ग्राम बिंदु के खेल, प्रति रूप इत्यादि का प्रयोग विद्यार्थियों की सहायता करते हैं। तो विद्यार्थियों की सहायता करते हैं मूलभूत संक्रियाओं को समझने में, या स्थानिक समझ की योग्यता में वृद्धि के लिए, या संख्याओं की तुलना का बोध विकसित करने में, या परिकलन कौशलों के संवर्धन में। संपूर्ण मैथ पेडागोजी जो हम बताए हैं, मैथ पेडागोजी में क्या बताए हैं कि 10 ग्राम बिंदु खेल ये सब क्या बताते हैं, स्थानीय समझ को योग्यता की वृद्धि, पूरी की पूरी मैराथन क्लास में सब के सब ये निचोड़ बता दिए हैं। नहीं देखे हैं तो आप लोग से रिक्वेस्ट है कि जाकर देखिएगा, एकदम मजा आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 2 लॉक कर देंगे, स्थानीय समझ की योग्यता में वृद्धि के लिए। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों, देखिए निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक स्तर पर गणित शिक्षण की पाठ्यचर्या अपेक्षाओं के साथ मेल नहीं खाता है। तो देख लेते हैं अपेक्षाओं के साथ मेल नहीं खाता है। ऑप्शन नंबर पहला क्या कह रहा है, भिन्न को पूर्ण के अंश के रूप में प्रदर्शित करना तथा सरल भिन्नों को व्यवस्थित करना, मेल यहाँ पे नहीं खाता है, ये पूछा गया है। तो वर्गीकृत आंकड़ों के निरूपण का विश्लेषण करना तथा निष्कर्ष निकालना, यही हमारा क्या हो जाएगा, मेल नहीं खाता है। ऑप्शन नंबर 2 लॉक कर देंगे, यही निगेटिव का निगेटिव पूछा है दोस्तों, क्योंकि दैनिक जीवन की तार्किक कार्य प्रणाली तथा गणितीय सोच के बीच संयोजन का विकास होता है, ये बिल्कुल सत्य है। और ऑप्शन नंबर डी क्या कह रहा है, मानक परिकलन प्रणाली से संख्या संबंधी संक्रियाओं के करने में भाषा और प्रतीक चिन्हों का विकास होता है, बिल्कुल सत्य, लेकिन निगेटिव का निगेटिव पूछा है, तो ऑप्शन नंबर 2 हम लोग का लॉक हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्न गणित की शिक्षा का मुख्य ध्येय है। तो गणित की शिक्षा का निम्न मुख्य ध्येय क्या है, ज्यामितीय के प्रमेयों और उनके प्रमाणों का स्वतंत्र रूप से सृजन करना, या विद्यार्थियों को गणित समझने में सहायता करना, या उपयोगी क्षमताओं को विकसित करना, या बच्चों की गणितीय प्रतिभाओं का विकास करना। तो ऑप्शन नंबर हम लोग दोस्तों डी लॉक कर देंगे, क्या करेंगे, डी, ऑप्शन नंबर डी लॉक कर देंगे, बच्चों की गणितीय प्रतिभाओं का विकास करना। गणित की शिक्षा का मुख्य उद्देश्य यही है कि गणित प्रतिभाओं का विकास करना। दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है,
नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है, ऑप्शन नीचे है, देख लेते हैं। बहुत ही शानदार जानदार तरीके से इसको भी देखिए। एक शिक्षक के संप्रत्ययों को सिखाते हुए खोजपरक उपागम का उपयोग करती है, विद्यार्थियों की व्यवहारिक क्षमताओं का उपयोग करती है और उन्हें चर्चा में शामिल करती है। वह इस युक्ति का प्रयोग किस लिए करती है? तो किस लिए करती है देख लेते हैं दोस्तों। क्या गणित शिक्षण के उच्चतर उद्देश्य की प्राप्ति के लिए, या विद्यार्थियों में व्यवहारिक क्षमताओं के विकास के लिए, या एक निश्चित प्रकार की सोच व तार्किक विकसित करने के लिए, या ऑप्शन नंबर डी गणित शिक्षण के संकीर्ण उद्देश्य के लिए? तो दोस्तों गणित में जब व्यवहारिक उपागम का प्रयोग किया जाता है तो इस प्रयोग को एक निश्चित प्रकार की सोच व तार्किकता विकसित करने के लिए, तो ऑप्शन नंबर सी हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा। एक निश्चित प्रकार की सोच व तार्किकता विकसित करने के लिए। जितने भी पेडागोजी है सब कंटेंट दोस्तों मैराथन हम पढ़ा दिए हैं। मैथ पेडागोजी अलग से और मैथ कंटेंट सवाल अलग से पढ़ाए हैं। जाकर मैराथन क्लास में आप लोग देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में बना दिए हैं बहुत ही शानदार शानदार तरीके से। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। एक शिक्षिका कक्षा 5 की शैलजा से एक आकृति के परिमाप के बारे में पूछती है। किस क्लास की? कक्षा 5 की है और शैलजा से एक आकृति के परिमाप के बारे में पूछती हैं। तो देख लेते हैं। वह शैलजा से उसके हल को अपने शब्दों में बताने को भी कहती हैं। शैलजा समस्या का सही हल करने में सक्षम थी परंतु उसकी व्याख्या करने में सक्षम नहीं थी। हल तो करने में सक्षम थी लेकिन उसकी व्याख्या वो नहीं कर पा रही थी। तो यह शैलजा की निम्न विशेषता प्रदर्शित करता है। तो ऑप्शन हम लोग देख लेते हैं, ऑप्शन क्या कह रहा है। देखिए कम आत्मविश्वास स्तर तथा कम गणितीय कौशल, या परिमाप के संप्रत्यय की कम समझ परंतु अच्छी मौखिक योग्यता, या ऑप्शन नंबर सी क्या कह रहा है, निम्न स्तरीय भाषा प्रवीणता और निम्न स्तरीय गणितीय प्रवीणता। या निम्न स्तरीय भाषा प्रवीणता या उच्च स्तरीय गणितीय प्रवीणता। तो हम लोग ऑप्शन नंबर डी को लॉक कर देंगे दोस्तों। निम्न स्तरीय भाषा प्रवीणता और उच्च स्तरीय गणितीय प्रवीणता के पास जाएंगे, क्योंकि यदि विद्यार्थी किसी समस्या को हल करने में सक्षम तो है और उसकी व्याख्या करने में सक्षम नहीं हो पा रहा है तो यह निम्न स्तरीय भाषा प्रवीणता और उच्च स्तरीय गणितीय प्रवीणता प्रदर्शित करती है। यानी कि निम्न स्तरीय भाषा क्योंकि व्याख्या नहीं कर पा रही है और हल तो कर ले रही है तो उसके पास उच्च स्तरीय गणितीय है लेकिन भाषा क्या है, निम्न स्तरीय है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे लॉक हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखिए गणित की पाठ्य पुस्तक में विभिन्न प्रकरणों में खंड अभ्यास समय को समावेशित करने का उद्देश्य है। तो समावेशित करने का उद्देश्य है, देख लेते हैं ऑप्शन। विद्यार्थियों को आनंद व मस्ती प्रदान करना, या दैनिक दिनचर्या में बदलाव करना, या समय का बेहतर सदुपयोग सुनिश्चित करना, या विस्तृत अधिगम अवसर प्रदान करना। तो ऑप्शन नंबर डी हम लोग लॉक कर देंगे, विस्तृत अधिगम अवसर प्रदान करना। गणित की पाठ्य पुस्तक में विभिन्न प्रकरणों में खंड अभ्यास समय को समावेशित करने का यही उद्देश्य है कि विस्तृत अधिगम अवसर प्रदान करने। जितने आप विस्तृत अधिगम अवसर प्रदान करेंगे वही क्या है, गणित पाठ्य पुस्तक की विभिन्न प्रकरणों खंड में ज्यादा से ज्यादा अभ्यास समावेशित करने का यही मुख्य उद्देश्य बनता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। प्राथमिक अवस्था में गणित में रचनात्मक मूल्यांकन, क्या रचनात्मक मूल्यांकन में अंतर्निहित है? तो ऑप्शन देख लेते हैं। अधिगम में असंगति को और शिक्षण में कमियों को पहचानना, या सामान्य त्रुटियों को पहचानना, क्रिया प्रणाली के ज्ञान और विश्लेषणात्मक प्रतिभाओं की परीक्षा, या विद्यार्थियों को ग्रेड श्रेणी और रैंक की स्थिति। तो प्राथमिक अवस्था में रचनात्मक मूल्यांकन का उद्देश्य यही है कि अधिगम में असंगति को और शिक्षण में कमियों को पहचानना। तो ऑप्शन नंबर पहला ही हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा, अधिगम में असंगति को और शिक्षण में कमियों को पहचानना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखिए कक्षा में गणितीय मनोरंजनात्मक क्रियाकलाप तथा चुनौतीपूर्ण ज्यामितीय पहेलियां संबंधित क्रियाकलाप महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि
वे गणित में कम सफल विद्यार्थियों तथा मंद से सीखने वाले विद्यार्थियों में रुचि उत्पन्न करने में सहायक होते हैं। या ऑप्शन नंबर बी क्या कह रहा है, वे विद्यार्थियों को उनकी गणित कक्षा की एक रूपता तथा दैनिक चर्या के का होने वाली उब से बाहर लाते हैं। या ऑप्शन नंबर सी क्या कह रहा है, वे प्रतिभाशाली शिक्षार्थियों की उचित अवसर प्रदान करते हैं। या ऑप्शन नंबर डी हम लोग देख लेते हैं, वे प्रत्येक विद्यार्थी की स्थानिक व विश्लेषणात्मक योग्यता के संवर्धन में सहायक होते हैं। बिल्कुल सत्य, ऑप्शन नंबर डी हम लोग लॉक कर देंगे। कक्षा में जब गणितीय मनोरंजनात्मक क्रियाकलाप और चुनौतीपूर्ण ज्यामितीय पहेलियां संबंधी जब बच्चों को क्रियाकलाप महत्वपूर्ण है उनके लिए, क्योंकि प्रत्येक शिक्षार्थी की स्थानिक व विश्लेषणात्मक योग्यता के संवर्धन में सहायक होते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी हम लोग का लॉक हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, वैदिक गणित, क्या वैदिक गणित आजकल विशेष रूप से प्राथमिक विद्यालय के बच्चों में बहुत लोकप्रिय होता जा रहा है। इसका प्रयोग निम्नलिखित में से किसके या विकास संवर्धन में होता है। तो देख लेते हैं किसमें विकास संवर्धन में होता है। क्या विद्यार्थियों के गणित में परिकलन प्रक्रिया की समझ, या विद्यार्थियों के गणित में समस्या समाधान कौशल, या विद्यार्थियों के गणित में एकाग्रता, या गणित में गणना के कौशल तथा गति। तो ऑप्शन नंबर डी हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा। वैदिक गणित का प्रयोग गणित में गणना के कौशल तथा गणित के विकास में सहायक होता है। इसमें वैदिक गणित में यही होता है कि गणित में गणना के कौशल तथा गति में सहायक होता है। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, आकांक्षा गणित की एक अच्छी अध्यापिका बनना चाहती हैं। गणित की अच्छी अध्यापिका के लिए आवश्यक है कि उनके पास, देख लेते हैं ऑप्शन क्या कह रहा है, उनके पास क्या होता है क्या नहीं होता है। तो उनके पास अच्छा संप्रेषण कौशल तथा बंद अंत वाले प्रश्नों का अच्छा ज्ञान होता है। देखिए बंद अंत वाले प्रश्न जहां आएगा वैसे ही निगेटिव हो जाएगा, क्योंकि बंद अंत वाले प्रश्न यही होता है कि सिर्फ और सिर्फ एक ही उसका उत्तर निकल कर आए। अब मुक्त अंत वाला प्रश्न क्या होता है, पॉजिटिव होता है, क्योंकि उसके एक सारे अनेक प्रकार के आंसर होते हैं। मान लीजिए एग्जाम्पल हम बता दे रहे हैं, मान लीजिए आप लोग के पास 50 लड़के हैं। अगर 50 लड़कों से आप पूछेंगे कि भारत की राजधानी क्या है, तो 50 के 50 लड़के जानेंगे कि भारत की राजधानी नई दिल्ली है। तो सारे के सारे 50 लड़कों का उत्तर एक ही निकल कर आएगा कि भारत की राजधानी नई दिल्ली है। अलग अलग तो निकल कर नहीं आएगा, क्योंकि वो फिक्स है, उसको फैक्ट मान लिया गया है, बना दिया गया है कि भारत की राजधानी नई दिल्ली है। तो वो सिर्फ और सिर्फ जिसका एक उत्तर निकल कर आए उसे बंद अंत वाले प्रश्न कहते हैं। अगर वही आप लोग से कह दिया जाए कि ये भारत के बारे में आप लोग लिखिए, तो 50 लड़के हैं तो भारत के बारे में अलग अलग सोचेंगे, अलग अलग क्रिटिकल उनकी थिंकिंग समालोचनात्मक चिंतन बढ़ेगा। तो ये मुक्त अंत वाले प्रश्न होंगे, यानी कि एक से अधिक प्रकार के जब उत्तर निकल कर आए तो मुक्त अंत वाले प्रश्न होते हैं। यहाँ पे बंद अंत वाले प्रश्नों को निगेटिव माना गया है, तो ऑप्शन पहले ही ये गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या कह रहा है, नेक्स्ट नहीं नेक्स्ट ऑप्शन यानी कि बी, गणितीय विषय वस्तु को वास्तविक जीवन से जोड़ने के लिए अवधारणात्मक ज्ञान समझ और योग्यता होने चाहिए। बिल्कुल यहाँ पे भर भर के पॉजिटिव दे दिया है। तो ऑप्शन नंबर बी हम लोग लॉक कर देंगे। संपूर्ण पैडागोजी में पूरी की पूरी निचोड़ बता दिए हैं कि कौन निगेटिव टेक्स्ट वर्ड्स है और कौन पॉजिटिव टेक्स्ट वर्ड्स है। अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो संपूर्ण पैडागोजी जाकर देखिएगा, पूरी की पूरी पैडागोजी आप लोग सॉल्व कर देंगे, या पूरी की पूरी उसकी निचोड़ एकदम करा दिए है। तो ऑप्शन नंबर बी हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखिए एक अध्यापिका अपनी कक्षा में गुणा को बार बार किए जाने वाले जोड़ के रूप में बता रही है। मतलब गुणा को बार बार किए जाने वाले को उसको जोड़ के रूप में बता रही है। उसके बाद समान संख्या की वस्तुओं का समूह कर गुणा के रूप में बताती हैं। क्या समान संख्या का समूह करके गुणा के रूप में बताती हैं। तत्पश्चात चिन्ह जो गुणा का चिन्ह है से परिचित कराती हैं तथा अंत में गुणनफल पता करने के लिए आड़ी तिरछी, जैसे आड़ी तिरछी ये सब रेखाएं अथवा माचिस की तीलियों की सहायता से एक छोटा क्रियाकलाप कराती हैं। तो यहाँ अध्यापिका कर रही है। तो अध्यापिका क्या कर रही है देख लेते हैं। ऑप्शन
गणित में क्या, गणित में सफल बच्चों के लिए उपचारात्मक युक्तियां प्रदान करना। ऑप्शन नंबर ए क्या कह रहा है, गणित में सफल व्यक्तियों के लिए उपचारात्मक युक्तियां प्रदान करना। ऑप्शन नंबर बी क्या कह रहा है कि कक्षा को आनंददायी बनाने के लिए तरह तरह के प्रस्तुतिकरण करना। ऑप्शन नंबर सी मूर्त से अमूर्त संप्रत्यय की ओर के रूप में एक पाठ का विकास करना। बिल्कुल, वो पहले क्या कर रही है, पहले मूर्त चीजें दिखा रहे हैं। मूर्त चीज उसे कहते हैं जो सामने देखकर बच्चे क्रिया करें, देखकर उसको समझे जाने, वही मूर्त है। अमूर्त क्या है कि बिना देखे भाव के द्वारा समझे, वो अमूर्त कहलाते हैं। तो मूर्त से अमूर्त संप्रत्यय के रूप में एक पाठ का विकास कर रही है कौन, अध्यापिका। तो ऑप्शन नंबर सी हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा, मूर्त से अमूर्त संप्रत्यय की ओर के रूप में एक पाठ का विकास। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, ऑप्शन नीचे है, देख लेते हैं, कोई बात नहीं। देखिए, कक्षा 5 यानी कि अ के 13 विद्यार्थियों तथा कक्षा 5 ब के 15 विद्यार्थी, कक्षा 5 अ के 13 विद्यार्थी हैं और कक्षा 5 ब में 15 विद्यार्थी का लेखन प्रतियोगिता में हिस्सा लेते हैं। उनके द्वारा अर्जित अंक इस प्रकार हैं। तो कक्षा 5 के अ के कितने हैं, 14, 6, 15, 12, 11, 11, 7, 9, 17, 13, 3, 10, 18 और कक्षा 5 ब के हैं 13, 9, 0, 7, 14, 6, 0, 9, 16, 9, 13, 16, 5, 18, 11। तो दिए गए आंकड़ों से आप क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं। तो देखिए, इस प्रश्न को देखकर तो समझ में किसी को नहीं आएगा, क्योंकि सिर्फ कक्षा 5 अ ब में एक संख्या दे दिया है। जब तक हम ऑप्शन नहीं पढ़ेंगे तब तक समझ में नहीं आएगा, क्योंकि ये तो बस एक नंबर क्वेश्चन में दे दिया। अब हम लोग ऑप्शन के थ्रू इसको हल करेंगे ऐसा प्रश्न को। तो ऑप्शन में देख लेते हैं क्या कह रहा है, तो उसके आधार पे हम लोग देखेंगे। दोनों विभागों का प्रदर्शन समान रहा, ठीक है, क्योंकि दोनों विभागों के द्वारा प्राप्त अधिकतम अंकों का मान 18 है, ठीक है। बी देख ले रहे हैं, कक्षा 5 अ का प्रदर्शन बेहतर रहा, क्योंकि 5 अ का औसत प्राप्तांक अधिक है। यहाँ पे देखिए औसत प्राप्तांक की बात अधिक कह रहा है, तो हम लोग को हमको क्या करना है, तो हमको इस प्रश्न का हमें औसत निकालना पड़ेगा। तो देख रहे हैं कि औसत क्या है, औसत अगर अधिक है तो यही मेरा सत्य हो जाएगा। तो देखिए, कक्षा 5 अ का औसत निकाल लीजिए। देखिए 14, 14 6 कितना होगा 20, 20 15 हो जाएगा 35, 35 10 45 2 47 हो गया, और 47 11 आप जोड़ेंगे यानी कि 58 हो जाएगा। 58 में जब 11 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 69, और 69 में 7 जोड़ेंगे 76, 76 9 कितना हो जाएगा 85। अब 85 17 जोड़ेंगे तो 102, 102 और 13 115, 115 3 118, 118 10 हो जाएगा आपका 128, और 18 जोड़ देंगे तो जोड़कर कितना आएगा 146। यानी कि इसका आ गया 146, और कितना है संख्या कितना है 13, यानी कि 146 में 13 से जब भाग देंगे तो 13 एकम 13 बचा हासिल 1, तो 16 में एक बार फिर जाएगा 13 एकम 13, यानी कि 11 दशमलव बचा कितना 3 बचा, तो यानी कि 13 दूना के 24, 11.2 समथिंग आ रहा है, यानी कि पहला का औसत प्राप्तांक। तो इसको कक्षा 5 इसको भी जोड़ने पर इसका भी 146, 13 9 7 14 जितना जोड़ेंगे इसका भी औसत कितना आ रहा है 146 आएगा। इसको जोड़ेंगे तो जितनी संख्या है, लेकिन इसमें 15 से भाग देना है, क्योंकि संख्या कितनी है 15 है। तो 146 में जब 15 से भाग देंगे तो भाई 11 दशमलव कुछ से कम आ रहा है, तो सही बात है, यानी कि अ का औसत प्राप्तांक अधिक हो गया। तो ऑप्शन नंबर बी हम लोग का क्या राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि ब से अ का औसत प्राप्तांक अधिक है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए, ऐसे प्रश्न हर बार आप लोग में ट्रेंड करता है, तो इस प्रश्न को आप ध्यान से देख लीजिए कैसे करना है। एक हम मेथड बता रहे हैं, कुछ लोपा चोपी मत करिएगा। जब भी दे देगा कि 6/5 में कितने 1/10 है, या कितना अधिक है, कितना कितनी जितना जितनी, जब भी दे दे प्रश्न में तुरंत तुरंत इस संख्या से भाग दे दीजिएगा, वही आंसर आप लोग का आ जाएगा। कितना कितनी फलान ढकान जितना दिया रहेगा उस संख्या से भाग दे दीजिएगा। तो 6/5 में 1/10 से भाग देंगे
तो ये क्या होगा, 10 ऊपर चला जाएगा, 1 यहाँ पे, यानी कि 6 गुणे 10 और नीचे बचेगा 5 गुणे 1, यानी कि 5 एकम 5 दूना के 10, यानी कि 12 निकल कर आ गया। यही मेरा क्या होगा, ऑप्शन हो जाएगा। फिर से बता दे रहे हैं, देखिए 6/5 कितना कितनी कितने कहेगा उस संख्या से भाग देंगे, 1/10 से भाग देंगे। तो अब देखिए जब जब भी 4 संख्या ऐसा आ गया तो नीचे का सबसे नीचे वाला संख्या ऊपर चला जाएगा और बीच का बीच में हो जाएगा। तो 6 गुणे 10 हो जाएगा, अब बटे 5 गुणे 1, काटा पीटी मचाएंगे तो 12 इसका आंसर निकल कर आएगा। तो ऑप्शन नंबर सी हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा 12। ऐसा ही क्वेश्चन पूछता है तो आप लोग को ऐसा ही क्वेश्चन करना है। देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न, ये तो प्रश्न हर बार ट्रेंड कर देता है, तो देख लीजिए। एक रेलगाड़ी एक स्टेशन से 6:14 AM पर चलकर अपने गंतव्य स्थान पर 13 घंटे 48 मिनट के पश्चात पहुंच जाती है, तो गंतव्य स्थान पर पहुंचने का समय है। बताइए इस क्वेश्चन में कुछ है? कुछ नहीं है, कुछ बराबर कुछ भी नहीं। मान लीजिए समथिंग इज बेटर देन नथिंग एंड नथिंग इज बेटर देन समथिंग, कुछ क्वेश्चन में है ही नहीं। बस क्या है, बस घुमा दिया है, लेकिन आप लोग क्या करना है, बस इसी में इसको जोड़ देंगे, वही मेरा आंसर निकल कर आ जाएगा। क्या कहा, एक रेलगाड़ी एक स्टेशन से 6:14 यानी कि AM, यहाँ पे AM की बात कर रहा है, 6:14 AM से निकलती है और 13 घंटे बाद पहुंचती है। तो 13 घंटे बाद यानी कि पश्चात, इसी को जोड़ देंगे। तो देखिए जब 6 बज रहा है उसमें 12 घंटा जोड़ेंगे तो AM का PM हो जाएगा। और जब 6 बज के PM हो रहा है तो जब 12 जोड़ेंगे तो PM का AM हो जाएगा। जब तक 24 घंटे की बात नहीं करे तब तक वही रहेगा। अगर मान लो 6 घंटे AM है तो 24 घंटे जोड़ेगा तब वही रहेगा, AM ही रहेगा। अब 12 घंटे का जोड़ने का, घटाने का, जोड़ने का बात करेगा तो AM से PM, PM से AM बदल जाएगा। तो ये बात याद रखिएगा क्योंकि यही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो 6:14 क्या, 6:14 और 13 घंटा 48 मिनट, इसको जोड़ दीजिए तो 8 4 12 आ गया, 4 1 5 यानी कि 6, यानी कि 62 मिनट आ गया, और 6 3 9 और 1 19, यानी कि 19 घंटा और कितना आया था, 62 मिनट इतना आया था। तो अब देखिए 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं, 60 मिनट। 1 घंटे में जब 60 मिनट होते हैं, जब इसमें से 60 मिनट निकालेंगे तो इधर जब आएगा तो घंटा होगा ना, तो जब इधर आएगा तो 1 घंटे होगा और इधर 60 मिनट निकलेगा तो यहाँ पे 19 का 20 घंटा हो जाएगा, और यहाँ पे बचेगा कितना, 60 मिनट निकलेगा तो 2 बचेगा, तो यहाँ पे 2 निकल कर आ जाएगा। तो दिया था क्या, AM, तो यहाँ पे क्या होगा, PM होगा। PM होगा ना, तो 20:02 PM देखिए दे रहा है, कहीं नहीं दे रहा है। तो जब 20:02 PM, तो 20 को क्या लिखेंगे, 12 8 20 यानी कि 8, 8:02 यानी कि PM, यानी कि ऑप्शन नंबर पहला ही लॉक हो जाएगा, 8:02 PM, यही मेरा राइट आंसर निकल कर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये बहुत ही शानदार जानदार है। ऐसा भी क्वेश्चन क्या होता है, पूछता है। देखिए 21 और 49 के बीच 7 के गुणजों का योगफल, क्या 21 और 49 के बीच 7 गुणज के योगफल पूछा है, और भागे 25 और 30 का सबसे बड़ा सारा गुणनखंड। तो देखिए हम बता रहे हैं, 21 यहाँ पे रख दीजिए, अब बीच में 49 रख लीजिए। इन दोनों 21 और 49 के बीच पूछा है, ना कि 19 21 संख्या लेना है और ना 49 संख्या लेना है, क्योंकि क्वेश्चन में पूछा है 21 और 49 के बीच, इन दोनों के बीच जितने 7 के गुणनखंड होंगे सबको जोड़ देंगे। तो इन दोनों के बीच 7 गुणन कितने होंगे, 7 तरीके 21 छोड़ देंगे, 7 चौक 28 आएगा, 7 चौक 28, 7 पचे 35, 7 छक 42 और 1 सस्ते 49। तो 49 नहीं लेना है और ना 21 लेना है। 21 और 49 के बीच जितने 7 से संख्या कट जाएंगी इनको जोड़ लेना है। तो जब 28 35 42, 28 35 42 को जोड़ेंगे तो 105 निकल कर आएगा, और जब 105 निकल कर आएगा तो 25 और 30 का मौसौ, मतलब सबसे बड़ा सारा गुणनखंड, यानी कि मौसौ की बात कर रहा है, तो 25 और 30 का मौसौ से भाग दे देंगे। तो 25 और 30 का मौसौ क्या होगा, तो देखिए सबसे बड़ी से बड़ी संख्या से भाग दी जाती है, तो इन दोनों में देखिए 25 से भाग देंगे 30 में जाएगा, नहीं जाएगा।
सबसे छोटी ट्रिक बता रहे हैं। छोटी संख्या से अगर बड़ी संख्या में भाग चली जाएगी तो वही म से हो जाएगी, लेकिन 25 से 30 में नहीं जा रहा है तो इससे कम करेंगे। तो 25 का कम तो हम कर 2 से तो काटेंगे नहीं, 3 से काटेंगे नहीं, 4 से काटेंगे नहीं, तो 5 से। तो 5 पचे 25, ये 5 को 25 में काटा, 6 भी काट रहा है। तो यानी कि बड़ी से बड़ी म स क्या आ गया, 5 निकल कर आ गया। 25 और 30 का म स 5 निकल कर आ गया। और 21 और 49 के बीच जो संख्या आई थी 28, 35, 42 ये आई थी, तो उनको जोड़कर 105 आया था। तो उसी 105 में 5 से भाग देंगे, क्योंकि यहाँ पे भागे देखिए दिया है, भागे दिया है कि 25 और 30 का सबसे बड़ा सारा गुणनखंड। तो सारा गुणनखंड 5 होगा, जब काटेंगे तो 5 दूना के 10, 5 एकम 5, यानी कि 21 हमारा राइट आंसर, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, बहुत ही शानदार ऐसा भी प्रश्न। देखिए सब के सब एक एक टाइप करके लेकर सब कराए हैं, जैसे ही क्वेश्चन आप लोग ने पूछता है वैसे ही क्वेश्चन सब लेकर आए हैं। और हाँ, आप लोग से रिक्वेस्ट है कि मैथ पैडागोजी मैराथन क्लास और मैथ जो संपूर्ण मैथ पढ़ाए हैं कंटेंट सवाल वाला, वो भी देख लीजिएगा। वो दोनों देख लेंगे और प्रीवियस ईयर ही हम जो कराए हैं आपका पूरा एकदम मजा आ जाएगा। देखिए 96 के सभी धनात्मक गुणनखंडों का योगफल। तो देखिए 96 के सभी धनात्मक गुणनखंड कितना निकालेंगे, 2 से भी कटेगा, 1 से भी कटेगा, 3 से भी कटेगा, 4 से भी कटेगा, 24 से भी कटेगा, ऐसे ऐसे कटेगा, बहुत सी संख्या। तो सबसे बढ़िया है कि हम लोग इसका निकाल रहे हैं लॉस। देखिए लॉस निकालने के 96 से करें 2 चौक 8, 2 8 16 48 आ गया, फिर करेंगे 24 आ गया, फिर काटेंगे 12 आ गया, और 12 को फिर 2 से काटेंगे 6 आ गया, फिर 2 से काटेंगे 3 आ गया, 3 से काटेंगे 1। तो अब काउंट कर लीजिए 2 कितनी है, 2 1 2 3 4 5, 2 कितनी है निकल कर आई, 5 निकल कर आई, 3 कितनी है 1, यानी कि 2 कितनी निकल कर आई थी 5, और 3 कितने निकल कर आए थे 1, ये याद रखिएगा। अब बताइए यहाँ पे क्वेश्चन ऐसे करिएगा, देखिए निकल कर 2 5 आया था, निकल कर आया था 3। अब इसको देखिए सभी धनात्मक गुणनखंडों का योगफल ज्ञात करने के लिए 2 के घात 1 बढ़ा दीजिएगा, जितना 5 है तो 1 बढ़ा दीजिए, 2 के घात 6 हो जाएगा। और माइनस नीचे करेंगे, ये नहीं कि यहाँ पे -1 करें, नहीं, वहां पे माइनस नहीं करना है, नीचे -1, अब बटे 2 -1 घटा देंगे। अब 3 पर आएंगे तो 3 के घात कितनी है, 1 है, तो 3 से 1 घात जब बढ़ाएंगे 2 आ गया, नीचे -1 करेंगे, फिर 3 -1 घटा देंगे। अब इसी को सॉल्व कर देंगे, यही मेरा आंसर निकल कर आ जाएगा। तो 2 के घात 6 कितना होता है, 64 होता है, 64 होता है। 64 में से जब 1 घटेगा तो 63 आ गया, अब बटे 2 में से 1 जाएगा, यानी कि 1, ठीक, 63 निकल कर आ गया। अब इसको सॉल्व करेंगे, 3 3 के 9, 9 में से 1 जाए 8 आ गया, अब बचे 3 - 1 यानी कि 2, 2 चौक 8 यानी कि 4, यानी कि इसका निकल कर आया 4, इसका निकल कर आया 63, तो वही 63 गुणे 4, तो 4 से 12 को 2, 81, 6 को 24, 1 25, यानी कि 212 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी लॉक कर दीजिए। ऐसा ही क्वेश्चन है और कुछ दोस्तों है नहीं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के, क्या राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के अनुसार विद्यालयों में गणित शिक्षण का संकीर्ण उद्देश्य है। तो संकीर्ण उद्देश्य है क्या है, रैखिक बीजगणित से संबंधित दैनिक जीवन से समस्याओं की शिक्षा या संख्यात्मक कौशलों का विकास। बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के अनुसार विद्यालयों में गणित शिक्षण का संकीर्ण उद्देश्य संख्याओं कौशलों का विकास करना है। संपूर्ण पैडागोजी में दोस्तों, इसमें मैथ पैडागोजी जाकर देखिएगा, एक एक अच्छी तरह से बताए हैं, बहुत ही शानदार जानदार तरीके से बताए हैं, जो आप लोग के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगी। एक बार जरूर वीडियो देखिएगा दोस्तों, मजा आ जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, रवि के पास 3 दर्जन चॉकलेट हैं। 3 दर्जन चॉकलेट, याद रखिएगा 1 दर्जन में कितने होते हैं संख्या, 12, तो 3 दर्जन में कितने होंगे, 12 तिहाई 36। याद रखिएगा कि ये रवि के पास 3 दर्जन चॉकलेट थे, यानी कि 36 चॉकलेट। उसने उनका 1/3 भाग पड़ोसी को, 1/6वां भाग रेहाना को और 1/4 भाग अपनी बहन को दे दिया, तो उसके पास कितनी चॉकलेट बचेगी। देखिए
3 दर्जन यानी कि 36 चॉकलेट हुआ, तो 36 में से जितनी जितनी कहा है सबके करके जोड़ के हटा देंगे, जो संख्या बचेगा वही आंसर हो जाएगा। जैसे कि मान लीजिए 3 दर्जन यानी कि 36 संख्या निकल कर आया, तो 36 मान लीजिए यहाँ पे रख लीजिए, 36 हो गया, माइंड में रख लीजिए 36 हमारे पास है। तो पूछा क्या है, उसके पास 1/3 भाग अपने पड़ोसी को, यानी कि 36 का 1/3 पड़ोसी को दे दिया और 1/6 भाग रेहाना को दे दिया। तो यानी कि 1/6 भाग, यानी कि 36 का फिर 1/6 भाग रेहाना को और 1/4 भाग अपनी बहन को दे दिया, यानी कि फिर 36 का 1/4। अब काट दीजिए, 3 से 36 काटेंगे 12 निकल कर आया, 6 को 36 से काटेंगे 6 निकल कर आया, 4 को फिर 36 से काटेंगे 9 निकल कर आया, यानी कि 12, 6, 9। अब इसी को जोड़ दीजिए, 12, 6, 9 को जोड़ेंगे तो कितना निकल कर आया, 9, 6, 15, 12, 27, यानी कि 27। ये क्या किया, सबको दे दिया और उसके पास बचा कितना था, 36 बचा था। और जब 36 में से यही 27 घटा देंगे तो कितना आंसर निकल कर आया, जितना आंसर निकल कर आएगा जब 36 में से 27 घटाएंगे यानी कि 9, यही ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। समझ में आया होगा, आई होप दोस्तों। फिर से बता दे रहे हैं इसको, 3 दर्जन चॉकलेट यानी कि 1 दर्जन में 12, तो 3 दर्जन में 36, तो 36 का सबको जोड़ दिए, देखिए एक उसने 1/3 भाग यानी कि 36 गुणे 1/3 प्लस 1/6 भाग 36, 36 गुणे 1/6, फिर उसका प्लस करेंगे, इसका 36 गुणे 1 कितना भाग, 1/3 भाग, प्लस 36 गुणे 1/6 प्लस 1/4 भाग, यानी कि 36 गुणे 1/4। काटा पीटी करेंगे तो वही निकल कर आएगा, 12, 9, 6 जोड़ेंगे तो कितना निकल कर आएगा अपना, वही 27। 36 में 27 घटा देंगे, 9 हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये भी दोस्तों हम कंटेंट में जो मैथ पेडागोजी के अलावा जो मैथ कंटेंट सवाल मैराथन क्लास पढ़ाए हैं, सब के सब ये भी बहुत अच्छी तरह से फार्मूला थ्रू कैसे बताए हैं, सब के सब शानदार जानदार तरीके से बताए हैं। तो यहाँ भी इसको चलते हैं, सॉल्व कर लेते हैं। एक वर्ग का परिमाप 44 सेंटीमीटर है, तो बताएं वर्ग का परिमाप, जैसे कि मान लीजिए ये वर्ग है, तो वर्ग की सभी भुजाएं बराबर होती है, यानी कि ए ए ए ए, यानी कि 4a निकल कर आ गया। तो यही बात है, तो वर्ग का परिमाप कितना है, 4a बराबर 44 सेंटीमीटर। याद रखिएगा दोस्तों, 4 से काटेंगे a, यानी कि भुजा निकल कर आ गया 11, 11 चौक 44, यानी कि भुजा वर्ग की एक भुजा का माप निकल कर आ गया 44, तो 4 भुजा की माप 44, तो एक भुजा a बराबर 44, 11 सेंटीमीटर आ गया। अब आगे क्वेश्चन देख लेते हैं, एक आयत का परिमाप इस वर्ग के परिमाप के बराबर है, यानी कि वर्ग, ये वर्ग का परिमाप बराबर आयत का परिमाप दोनों बराबर है, तो जितना इतना है तो इसका इतना भी है 44। तो वर्ग का परिमाप 4a होता है, तो आयत का परिमाप 2 इंटू एल प्लस बी होता है। क्या होता है, 2 इंटू एल प्लस बी होता है, यानी कि 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई होता है। तो इसका मान दे दिया 44, ठीक। तो इसको काटेंगे तो 22, यानी कि एल प्लस बी बराबर कितना निकल कर आया, 22। याद रखिएगा, पहली भुजा का मान निकल कर आया था 4a बराबर 44, तो a बराबर 11, तो 2 इंटू एल प्लस बी बराबर इसका भी 44, दोनों परिमाप बराबर है। वर्ग का परिमाप और आयत का परिमाप जब बराबर है तो 2 इंटू एल प्लस बी बराबर 44, तो एल प्लस बी बराबर 22 हो गया। तो एल प्लस बी बराबर 22 हो गया, तो आयत की लंबाई की वर्ग की भुजा 5 सेंटीमीटर है, यानी कि एल प्लस बी बराबर कितना दिया है, एल प्लस बी बराबर 22, तो लंबाई के वर्ग की भुजा यानी कि लंबाई दे दिया 5 सेंटीमीटर अधिक है, यानी कि वर्ग की भुजा से 5 सेंटीमीटर अधिक है लंबाई, ठीक। आयत की लंबाई वर्ग की भुजा से, तो वर्ग की भुजा कितनी निकल कर आया था, 11 आया था, तो 11 में 5 जोड़ देंगे तो कितना आएगा, 16 निकल कर आएगा, तो यानी कि लंबाई बराबर 16 निकल कर आ गया। तो यानी कि लंबाई हमारा क्या आ गया, देखिए जब हम निकाले थे वर्ग की भुजा निकाले थे a बराबर 11 आया था, तो यही पूछा है कि लंबाई वर्ग की भुजा से 5 सेंटीमीटर अधिक है, तो जब वर्ग की भुजा ए है तो 5 सेंटीमीटर अधिक, यानी कि 5 इसमें जोड़ देंगे तो 16 आया कि नहीं आया ये बताइए। तो जब आयत की लंबाई बराबर 16 आया, क्योंकि 5 सेंटीमीटर अधिक पूछा है, तो अब बताइए लंबाई आ गया कितना, 16 सेंटीमीटर। और देखिए बी कितना आया था,
2 × L + B बराबर 44 आया था। तो इसको काटे हैं तो L + B बराबर कितना आया था 22। तो हमारा लंबाई कितना आ गया 16। तो जब 16 आ गया तो यहाँ पे लंबाई L + B बराबर 22 निकाले थे। 2 × L + B बराबर 44 आया था। तो काटा पीटी 2 से कर थे तो 22 आया था। तो जब लंबाई 16 आ गया तो B बराबर 22। तो जब B का मान कितना आएगा 16 में से 22 घटा देंगे तो कितना आएगा 16 6 कितना होता है 22, यानी कि 6 आ गया। यानी कि लंबाई का मान 16, चौड़ाई का मान 6। तो पूछा क्या है क्वेश्चन में, वर्ग और आयत के क्षेत्रफलों, वर्ग का क्षेत्रफल और आयत का क्षेत्रफलों का योगफल पूछा है। तो दोस्तों वर्ग का क्षेत्रफल कैसे होगा, भुजा A² बराबर वर्ग का क्षेत्रफल। तो वर्ग का A बराबर कितना आया था 11 आया था। तो 11 का जब आप लोग स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा, जब 11 का स्क्वायर करेंगे तो 121, यानी कि A × A भुजा A², वर्ग का क्षेत्रफल A² होता है तो इसका स्क्वायर कर देंगे, यानी कि वर्ग का क्षेत्रफल 121 आ गया। दोस्तों ये बस लेट लग रहा है आपको समझाने के लिए, नहीं तो और कुछ है नहीं। आप लोग मैराथन क्लास में देख लीजिएगा, बहुत समझ में आ जाएगा कैसे कैसे दोनों का अंतर करके हम कंटेंट बताए हैं। तो 121 इसका आ गया वर्ग का क्षेत्रफल। अब आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई × चौड़ाई। तो लंबाई कितनी निकल कर आई थी, लंबाई 16 निकल कर आई थी। और चौड़ाई कितनी निकल कर आई थी, चौड़ाई निकल कर आई थी 6। तो यानी कि 11 × 6, 11 6 के 66, यानी कि आयत का क्षेत्रफल लंबाई × चौड़ाई होता है तो रख देंगे 66 आ गया। वर्ग का क्षेत्रफल भुजा A² होता है तो यानी कि 121 आ गया। जब 121 और इसको लंबाई 16 निकल के आया था दोस्तों, तो 11 16 6 के 96 होगा। ठीक, 11 क्योंकि 5 सेंटीमीटर अधिक था वर्ग की भुजा से आयत का लंबाई, तो 16 सेंटीमीटर आया था। 16 6 के 96। तो जब 121 + 96 जब जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 6 1 7 आ गया। 9 2 11 को 1 2 217, यानी कि ऑप्शन नंबर पहला हमारा राइट आंसर हो जाएगा 217। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। एक बच्चा जिस अवस्था में सभी संबंधी संक्रियाओं को करने में सक्षम है तथा भिन्नों के संप्रत्यय की व्याख्या करने में सक्षम है, तो वह अवस्था है। तो अवस्था है दोस्तों विभाजनात्मक अवस्था, संक्रियात्मक अवस्था, आरंभिक अवस्था, तो परिमाणात्मक अवस्था। तो ऑप्शन नंबर बी हम लोग लॉक कर देंगे, संक्रियात्मक अवस्था। जब बच्चा सभी संक्रियाओं को करने में सक्षम है तो वो संक्रियात्मक अवस्था कहलाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों देखिए, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। देखिए -1 + 2 -3 + 4 -5 + 6 -7 + डॉट + 1000। तो हम लोग दो दो संख्याओं का जोड़ा बनाएंगे। देखिए -1 + 2 बराबर कितना होगा 1 होगा। अब देखिए -1 + 2 बराबर निकल कर इतना आ गया। अब लिखेंगे -3 + 4 बराबर कितना निकल कर आ रहा है 1 आ रहा है। अब फिर आगे जाएंगे कि -5 + 6 बराबर निकल कर 1 आया। फिर निकल कर आएंगे -7 + 8 बराबर 1, यानी कि हमसे इससे लॉजिक निकल कर यह आया कि माइनस विषम वाले माइनस और सम वाले प्लस, विषम वाले माइनस सम वाले प्लस। तो यही निकल कर आया दो दो जोड़ा बनाने में। तो जब हम डाट करके इसी तरह आगे बढ़ेंगे तो लास्ट में निकल कर क्या आएगा -999 + 1000 आएगा दोस्तों, यही ना बराबर 1। बराबर 1 आया कि नहीं आया। तो अतः इसी सभी प्रकार के कितने जोड़े बनेंगे 1000 हैं। तो जब 1000 है तो दो दो जोड़ा बना रहे हैं, 2 से 1 भाग देंगे तो 500 आएगा कि नहीं आएगा, 500 जोड़े बनेंगे दोस्तों। अतः योगफल क्या होगा +1 + 1 + 1 निकल कर आ रहा है। तो इन सब का योगफल निकल कर क्या आएगा, यही हमारा 500 निकल कर आएगा दोस्तों। यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि सबका जो जोड़ा निकल कर एक एक आ रहा है। यही हमारा राइट आंसर। ऐसे ही क्वेश्चन आप लोग को करना है और कुछ नहीं, को टाइप वही रहेगा, क्वेश्चन बदला रहेगा, अंक बस बदला रहेगा और कुछ नहीं। बस आप लोग अच्छे से कर लीजिएगा। मैराथन जितनी भी हम कराए हैं सब के सब बहुत ही शानदार तरीके से। अगर दोस्तों आप लोग को वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को थोड़ा लाइक कर दीजिए,
कमेंट कर दीजिए और शेयर कर दीजिए, जिससे हमें भी मोटिवेट मिलता रहे। और हाँ, सब्सक्राइब भी कर लीजिए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आकृतियों की इकाई से अध्यापक विद्यार्थियों से आकृतियों के उपयोग की सहायता से किसी भी चित्र की रचना करने के लिए कहता है। तो इस क्रियाकलाप से निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य प्राप्त किया जा सकता है? क्या अनुप्रयोग या ज्ञान, समझ, बोध या रचना, सृजन? तो देखिए रचना सृजन जहां आ गया वो सबसे बेस्ट ऑप्शन होगा, तो ऑप्शन नंबर डी लॉक हो जाएगा। आकृतियों के उपयोग की सहायता से चित्र बनाना ये रचना या सृजनात्मक कहलाती है, तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, कक्षा 4 का छात्र अर्जुन संख्या प्रणाली से संबंधित सभी प्रश्नों का उत्तर मौखिक रूप से दे सकता है। क्या? मौखिक रूप से दे सकता है, यानी कि मुंह से, परंतु संख्या प्रणाली पर आधारित समस्याओं को हल करने में गलतियां करता है। जब हल करने के लिए कहा जाता है तो गलतियां कर देता है। लिखने में उसकी त्रुटियों को सुधारने के लिए सबसे अच्छी उपचारात्मक तकनीक क्या है? तो उसको लिखने के लिए सबसे अच्छी क्या होगी? उसे 10 अभ्यास परीक्षाएं देना, देखिए गलत हो जाएगा। वास्तविक जीवन के अनुभवों को गणितीय संकल्पनाओं के साथ संबंधित करना, ठीक है देख लेते हैं। उसके एक कार्य पत्र देना जिसमें समस्याएं आंशिक रूप से हल की गई हो और उसे खाली स्थान बने, बिल्कुल सत्य राइट आंसर हो जाएगा। क्योंकि जब लिखने में समस्याएं हो रही हैं तो उसको यही करेंगे कि एक कार्य पत्र देंगे और उसकी समस्याएं जो आंशिक रूप से हैं टुकड़ों में से विभाजित करेंगे और उसे खाली स्थान भरने के उसमें रहेंगे, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आई होप दोस्तों आप लोग को वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट कर दीजिए, जिससे हमें मोटिवेट मिलता रहे। और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे आप लोग के पास सही समय पर नोटिफिकेशन मिलता रहे दोस्तों। ठीक है दोस्तों, आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद।